हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ नंदिनी सिंह और आज हम नस्ट इक्वेशन के बारे में बात करेंगे कि नस्ट इक्वेशन क्या होती है और इसके क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नस्ट इक्वेशन जो होती है वो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल इज माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होती है। ये नस्ट इक्वेशन होती है और नस्ट इक्वेशन को हम दो तरीके होते हैं लिखने के। एक इक्वेशन ये भी होती है, दोनों रिएक्शन सही हैं। जो ये ई सेल होता है इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं और ई नोट सेल को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। और जो ये एन होता है इसको हम नंबर ऑफ मोल से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं वो यहाँ पे पता चलेगा। और प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, ठीक है। सेम ऐसा इसमें है कि आर से गैस कांस्टेंट है। गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। ऐसी जो हमारा एफ होता है, एफ को हम फैराडे कांस्टेंट से डिनोट करते हैं। उसको ये जो वैल्यू हमें याद रखनी पड़ती है 96487 कूलम पर मोल होती है। और अब हम इसके कुछ एक एग्जांपल्स से लेके नस्ट इक्वेशन के बारे में बात करेंगे कि नस्ट इक्वेशन में हम डिजिट प्रोडक्ट को, रिएक्टेंट को हम कैसे और मोल्स को हम कैसे उसमें डिफाइन करेंगे। तो एक हमारे पास क्वेश्चन है सेल रिप्रेजेंटेशन। इसको Ni2 प्लस एक्वस सॉल्यूशन 2 स्लैश होते हैं और Ag प्लस स्लैश Ag, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम इसका सेल रिएक्शन निकालेंगे। सेल रिएक्शन लिखेंगे तो हम सेल रिएक्शन इसकी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और अगर अब ये हमने सेल रिएक्शन लिख दी है, अब हम इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हम कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो जैसे Ni है, Ni को हम लिखेंगे Ni2 प्लस इधर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जो इधर साइड आएगा उसको हम प्रोडक्ट मानेंगे, ठीक है। और जैसे कि अब Ag है और Ag प्लस है, 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ मोल्स इसमें हम टू है इसमें नंबर ऑफ मोल्स हमारे। और इसमें जो हम प्रोडक्ट कौन सा है वो हम, जैसे कि हमने क्वेश्चन लिखी Ni, तो इसके यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इधर साइड मतलब हमारे राइट हैंड साइड है, तो इसको हम प्रोडक्ट लिखेंगे। और जो हमने Ag लिया ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उसको हम रिएक्टेंट से डिनोट करेंगे। जो इधर साइड होगा राइट हैंड साइड उसको हम प्रोडक्ट से नोट करेंगे, ठीक है। और अब हम इसको नस्ट इक्वेशन में कैसे पुटअप करेंगे कि ये नस्ट इक्वेशन है ये सेम। तो n की जगह नंबर ऑफ मोल्स हमारे 2 थे, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया है ये रहा। और उसके बाद हमारे पास ये जो प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट था ये रहा। और रिएक्टेंट चाहिए था नीचे, रिएक्टेंट हमारा ये रहा। और इसको जैसे कि हमारे पास 2 मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, तो इसको जो हम 2 लिखते हैं तो इसको तो हम ऐसे लिख देते हैं Ni2 प्लस, जो मतलब प्रोडक्ट होता है उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं ये वाला। बट जो रिएक्टेंट में होता है जैसे कि ये जो ये ऊपर है तो उसको हम ऊपर लिख देते हैं। बट ये जो है ये यहाँ पर है 2Ag है, ये ऊपर नहीं है, और ये रिएक्टेंट है तो इसको हम 2 को हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं ये रहा, ठीक है। और अब हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे सॉल्व कि कैसे, और जिससे कि हमें ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है उसके सॉल्व करेंगे जो NCERT का ही है। तो हमें ये रिएक्शन दी हुई है, सेल रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं Mg प्लस 2Ag इसमें दी हुई है। तो अब हम इसमें पहले देखेंगे हमारा प्रोडक्ट कौन सा है। प्रोडक्ट अगर ये हमारा इधर है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, A2 प्लस है, ऐसे लिखा तो 2 ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो हमें ये बात कंफर्म हो गई है कि ये उधर साइड वाला हमारा प्रोडक्ट है। और जो ये वैल्यू है इसकी Mg की वो हम ऊपर लिखेंगे यहाँ पे, इसमें प्रोडक्ट में यहाँ पे लिखेंगे ऊपर। अब हमें और जो ये बचा है ये वाला रिएक्टेंट है हमें पता है, इसी से हमने पता कर लिया। और हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो दूसरे वाला हमारा क्या है, ये रिएक्टेंट है। और अब हम ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस
0.059 अपॉन n log प्रोडक्ट अपॉन r। प्रोडक्ट हमारा ये है, ये, और रिएक्टेंट हमारा ये है। ठीक है, अब हमने ये ई नोट सेल की वैल्यू हमें पहले से गिवन थी, हमें ई सेल की वैल्यू निकालनी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो इजिकल टू हमने ई नोट सेल की वैल्यू रखी माइनस नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास 2 हैं। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं, 2 हैं। तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स 2 लिखा और लॉग लिया, और इसकी प्रोडक्ट की जो वैल्यू थी हमारी ये वाली, वो हमने यहाँ पे पुटअप करी और इसकी हमने यहाँ पुटअप करी। और मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि जो ये होता है, ये जो होता है एक्सपोनेंट पावर में जाता है, जैसे ये रहा। और इसको जैसे कि प्रोडक्ट में जो होता है उसको एज इट इज़ लिखते हैं यहाँ पे, तो पूरा एज इट इज़ लिखते हैं, इसमें स्क्वायर नहीं लगता ये। और इक्वल टू 3 - 17 हमने ये वैल्यू पुटअप करी, 2 करा, हमने सॉल्व करा। तो जब हमने इसके यहाँ सब सॉल्व करा तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब हमने इसको इक्वल टू 3.17 माइनस 0.059/2 लॉग 13 × 10⁵ ठीक है। अब हम जब इसको लॉग को सॉल्व करेंगे, और जब हम इसको उससे सॉल्व करने के बाद जब इसको कट करेंगे इससे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा। अब माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो 2.96 वोल्ट इसका आंसर है। ये हमारा क्या है, ये हमारा ई सेल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम वोल्ट में लिखते हैं, ऐसा यूनिट इसकी वोल्ट होती है। ठीक है, और अगर आपको लॉग टेबल कैसे निकालते हैं, लॉग कैसे या लॉग एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं, तो उसकी वीडियो आप कमेंट में बताएं। कांस्टेंट फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि डेनियल सेल है, तो डेनियल सेल की जो रिएक्शन सेल रिएक्शन होती है, डेनियल सेल की सेल रिएक्शन हमारी ये होती है कि जिंक प्लस Cu2+, और इसको हम एक्वस बोलते हैं। ये हमारा जिंक है और ये जिंक 2+ एक्वस प्लस U सॉलिड। ठीक है, तो डेनियल सेल का जैसे डायग्राम होता है, कैसे वर्क करता है, तो ये जो हमारे पास 2 बीकर्स हैं, 1 बीकर्स 2 बीकर्स, इसमें सॉल्यूशन है वो जिंक SO4 का है, इसमें सॉल्यूशन हमारा CuSO4 का है। और ये हमारी रोड है, जो जिंक रोड है यहाँ पे, और ये हमारी कॉपर रोड है। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप चैनल पे जाके इसके बारे में वीडियो दे सकते हैं, डिटेल वीडियो। और ये है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब होता है नेक्स्ट इक्वेशन में, और नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी वाली लगती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। तो जैसे कि जब वी डिप बोथ रोड इन दिस सॉल्यूशन, मतलब जब हम दोनों रोड को इस सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो जो कंसंट्रेशन होती है, दी कंसंट्रेशन ऑफ जिंक की इंक्रीज हो जाती है। द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक की इंक्रीज हो जाती है, बट दी कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर की जो कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज की बजाय डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जब हम उसके बाद हम व्हेन वी चेक वोल्टेज, उसके बाद हम दोनों सेल्स की वोल्टेज चेक करते हैं कि इन दोनों का वोल्टेज क्या आता है वोल्टमीटर से। तो हम देखते हैं कि जो वोल्टमीटर की जो रीडिंग होती है वो डिक्रीजिंग होने स्टार्ट हो जाती हैं, तो और डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं, और आफ्टर सम टाइम जब कंसंट्रेशन ऑफ बोथ Cu एंड जिंक की देयर इज जीरो हो जाती है, बोथ दी कंसंट्रेशन ऑफ जिंक एंड CO4 की ज़ीरो हो जाती है। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है जब वोल्टमीटर की रीडिंग होती है ना, वो भी जीरो हो जाती है। जब देयर इज, अब हम इसकी नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब ज़ीरो हो जाती हैं, और जिससे कि हमें पता चलता है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली कंडीशन है, क्योंकि ये दोनों तरफ बैलेंस है, कोई चेंज नहीं है, ना ही जिंक में कोई चेंज है ना ही इसमें कोई चेंज है, वोल्टमीटर की रीडिंग भी ज़ीरो है। अब यहाँ पे कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अप्लाई होता है, तो किसके लिए हमारी रिएक्शन अलग होती है। ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है, इजिकल टू E0 सेल माइनस 2.30 NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। ठीक है, और उसके बाद बट एट द इक्विलिब्रियम, जो जिंक मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है और अपॉन रिएक्टेंट, उसको हम Kc से डिनोट करते हैं। एंड इक्विलिब्रियम के टाइम में हमारा जो मतलब इलेक्ट्रोड
सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल जो होता है वो हमारा ज़ीरो होता है, मतलब ये हमारा इजिकल टू ज़ीरो माना जाता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो हम ई नोट सेल हमने एक तो हमारी इक्वेशन ये होती है नेक्स्ट इक्वेशन, एक और नेक्स्ट इक्वेशन होती है जो ये वाली होती है। बस यहाँ पे इसकी जगह हम ये लिख देंगे, ये जो हमने पहले हम पढ़ा चुके हैं, तो उसकी जगह हम यहाँ पे log Kc लिख देते हैं क्योंकि Kc की इक्वल होता है, तो यहाँ पे Kc आ गया। ठीक है, अब जो हमारी डेनियल सेल है, डेनियल सेल में हमारे नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं? नंबर ऑफ़ मोल्स डेनियल सेल में हमारे 2 हैं। जब हम इसको ऐसे कर लिखते हैं, ये हमारी एनोड है, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट है हमारा ये। तो उसके बाद हमने ये जो उसकी तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स हमारे 2 हैं। ठीक है, तो ई नॉट सेल इजिकल टू 0.059 अपॉन एन की जगह में 2 लिख दिया और log Kc। अब हम log Kc को इधर ले आएंगे और इसको जो हमारी इसकी वैल्यू को में ला देंगे, क्योंकि ये हमारा किसके 1.2 के इक्वल है, 1.1 के, सॉरी 1.1 के इक्वल है। तो 1.1 यहाँ आ गया, ये 2 में चला गया ऊपर, ये नीचे आ गया, log Kc हमारा इधर आ गया। तो उसके बाद हमने जब हमने इसके इंटू को 2.2 आ गया, डेसिमल निकाला तो इतना आ गया यहाँ पे 100। एंड आफ्टर दैट जब हमने इसको सॉल्व किया तो 37.228 इसका आंसर आ जाता है। अब हमें Kc निकालना है, ना कि log Kc निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब ये यहाँ पे log है, log Kc है, और जब भी log इधर जाता है, इधर साइड जाता है राइट हैंड साइड, तो log एंटी log में कन्वर्ट हो जाता है। तो Kc इज इक्वल टू एंटी log 37.288 है। तो हम Kc हम सॉल्व करेंगे एंटी log को, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 2. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी Kc इज इक्वल टू 2 × 10⁻37। ठीक है, और इसकी कोई ऐसे यूनिट नहीं होती है, सिर्फ सीधे ऐसे लिखा जाता है। और एंटी लॉग को हम कैसे सॉल्व करेंगे और लॉग को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको इसके लिए वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, इसकी वीडियो भी जल्दी आएगी। अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक एग्जांपल पे से बात करेंगे जो NCERT का ही है। तो इसमें दिया हुआ है कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। हमें सेल रिएक्शन दी हुई है और हमें इसका नोट सेल दिया हुआ है, और जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल होता है एट द इक्विलिब्रियम तो वो हमारा 0 होता है। ये रहा ई सेल इज इक्वल टू 0, बट ई नोट सेल नहीं होता है, तो इसकी वैल्यू हमें दी हुई है। एंड हमें पता है नेक्स्ट इक्वेशन एट द इक्विलिब्रियम कौन सी इक्वेशन होती है, तो यहाँ पे n आता है, n आएगा नीचे, बट हमें पता है कि नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे 2 हैं इसमें, इस सेल रिएक्शन में नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू 2। तो जब हमने यहाँ पे 2 पे 2 पुटअप किया और हमने इसको इंटू करा यहाँ पे 0.46 × 2, और ये नीचे आ गई वैल्यू जो हमारा log Kc इज इक्वल टू 15.6 बैठा। और जब हमने Kc लिया और log को हम जब ऐसे इधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड, तो हम log को एंटी log बोलते हैं, में कन्वर्ट हो जाता है। तो एंटी log 15/6 आगे चुका है, और जब हम एंटी log को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ये आएगी Kc इज इक्वल टू 3.92 × 10⁻15। अब हम कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। कंडक्टेंस होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। द इन्वर्स ऑफ रेसिस्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस। जो हमारा इन्वर्स होता है जी इज इक्वल टू 1/r, उसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं, और कंडक्टेंस को हम जी से डिनोट करते हैं। और इसकी असली यूनिट साइमेंस होती है, SIEMENS साइमेंस होती है। तो जी इज इक्वल टू A/L L हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा कंडक्टेंस है। अब बात आती है कि व्हाट इज़ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्या होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए हम रेसिस्टिविटी को इन्वर्स करते हैं। द इन्वर्स ऑफ रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, इसकी असली यूनिट हमारी साइमेंस पर सेंटीमीटर होती है, साइमेंस पर सेंटीमीटर, उसकी सिर्फ साइमेंस होती है ये भी। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम K से डिनोट करते हैं, K इज इक्वल टू 1/रेसिस्टिविटी। ठीक है, इसको हम मोह से, इसकी असली यूनिट मोह होती है, रेसिस्टिविटी की असली यूनिट, और रेजिस्टेंस की हमारी ओम्स होती है, और इसको भी हम ओम्स बोल देते हैं पर सेंटीमीटर। और अब ये हमारी
स्पेसिफिक कंडक्टेंस है के इज इक्वल टू 1/, रेजिस्टिविटी मो इज इक्वल टू हमारा ये हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। और अब हम जी इज इक्वल टू इसको देखें तो मतलब रेजिस्टिविटी को हम के मान लेते हैं, के अपॉन के ए अपॉन एल हो जाएगा, के ए अपॉन एल हो जाएगा। अब हम कंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे। टू टाइप से कंडक्टर्स होते हैं, एक होता है मेटेलिक कंडक्टर, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स में क्या होता है, जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उसमें हमारे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अपने आप से होगी उसमें। बट और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में हमारा फ्लो ऑफ आयंस होता है, मतलब इसमें चार्ज फ्लो होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में, और मेटेलिक कंडक्टेंस में हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है, विथ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मेटेलिक कंडक्टेंस हमारे डिपेंड करता है तीन चीज़ पे, जो नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ मेटल का नेचर क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है वो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। और द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसमें, एक एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो उससे हमें इलेक्ट्रॉन्स उस समय इलेक्ट्रॉन्स का नेचर क्या है वो पता लग जाता है। और एक होता है टेम्परेचर, जो मेटेलिक कंडक्टेंस है उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो मेटेलिक कंडक्टेंस का टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। और अब हम बात करते हैं डिपेंड्स, जो डिपेंड होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स किस पर डिपेंड होते हैं। द कंडक्टेंस इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। मैंने बताया कि इसमें फ्लो ऑफ चार्ज होता है और डिपेंड करता है जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक उसमें ऐड करा है उसका चार्ज कितना है, उसका चार्ज कितना है, उसका नेचर किससे उस वो उसका चार्ज कितना है उस समय नेचर पता चलता है। और साइज ऑफ द आयन, चार्ज का उसका साइज़ क्या है, आयन्स का साइज़ क्या है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो हमने उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करा है उसकी कंसंट्रेशन क्या है। एंड थर्ड है कंसंट्रेशन, फोर्थ है जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इसका भी इलेक्ट्रोलाइट का भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। बट ऐसा मेटेलिक कंडक्टर में नहीं है, ठीक है। और जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और आई विल ट्राई to solve your doubt. Thank you. And if you really like my video, please like and subscribe and share and supports me. Thank you.